नमस्कार दोस्तों, परसेप्शन एक विचारधारा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। भारत में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं और किन शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति क्या क्या डिसीजन ले सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वीटो शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्तियों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं और देश के समस्त कामकाज इसी के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। कार्यपालिका संबंधित शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति भी करता है, जैसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सहायता से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और यूपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्षों, भारतीय महिला आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ही संसद की बैठकों को बुलाता है और कुछ समय के लिए वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है, संसद के पहले सत्र को यह संबोधित करता है और संसद की संयुक्त बैठक में सरकार की सामान्य नीतियों और भावी कार्यक्रमों का विवरण भी राष्ट्रपति ही देता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हों। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता है। इस प्रकार से टोटल 14 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति उन विधेयकों पर अपनी अलग अलग वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने अथवा ना देने के लिए किसी समय का वर्णन नहीं किया गया है, और जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी ना तो सहमति देता है और ना ही उसे वापस लौटाता है तो मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने जेवी वीटो का यूज़ किया है। इसी प्रकार जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है तो मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। इसके अलावा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है, और यदि यह विधेयक या फिर बदले हुए रूप में यह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। यही निलंबनकारी वीटो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त की गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी फांसी की सज़ा को पूरी तरह माफ़ भी कर सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को न्याय का फव्वारा भी कहा गया है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कुछ विशेष शब्दों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे लघुकरण। इसके अंतर्गत बड़े दंडों को छोटा कर सकते हैं, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकते हैं। परिहार, इसके अंतर्गत दंड की मात्रा को उसकी प्रकृति के बिना बदले कम कर सकते हैं, जैसे 1 वर्ष के कारावास को घटाकर 6 माह का कर सकते हैं। इसके बाद विराम, इसमें किसी विशेष कारणों से दंड को कम कर सकते हैं, जैसे किसी गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में या साधारण कारावास में बदल सकते हैं। प्रविलंबन, इसमें मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाता है। क्षमा, किसी व्यक्ति की सजा को पूर्ण तरह से माफ़ कर सकते हैं, जैसे फांसी की सजा को माफ़ करना। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा किसी भी देश के साथ युद्ध या शांति की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही लेनी होती है। आकस्मिक निधि जो किसी आपात स्थिति के लिए बनाया जाता है, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत यह पूरी तरह से राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करने के लिए कहती है, और इसी के तहत जो संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हैं उसे बजट भी कहते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में। दोस्तों, राष्ट्र का प्रमुख होने के कारण वह विदेशी क्षेत्र में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशों में भारतीय राजदूतों को और विदेशी राजदूतों को भारत में प्रमाण पत्र प्रदान करता है। विदेशी राष्ट्रों के साथ संधियां, समझौता, करार आदि राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किए जाते हैं। दोस्तों, इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति की कुछ विवेकी शक्तियां भी आती हैं। इसके अनुसार आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। यदि लोकसभा का विश्वास मंत्रिपरिषद ने खो दिया हो परंतु वह सरकार त्यागपत्र देने को तैयार ना हो तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में उस सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार भी रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। दोस्तों, ये शक्तियां काफ़ी गौर से देखने लायक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसके अनुसार भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों का एक विशेष महत्व निर्धारित किया गया है। इसी के कारण इन शक्तियों को स्पष्ट तौर पर भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेख किया गया है। संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ विशेष मानक बनाए गए हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाहरी आक्रमण के समय पर, नंबर 3 आंतरिक अशांति के समय पर। आंतरिक अशांति को 1978 में 44वें संविधान संशोधन में बदलाव कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संविधान में के अनुच्छेद 19 में मिली सारी स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और घोषणा के समाप्त होते ही यह सारी स्वतंत्रताएं स्वतः ही प्रभावी भी हो जाती हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर सहमति मिलना आवश्यक है। यदि संसद में घोषणा को पारित नहीं किया गया तो घोषणा समाप्त मान ली जाएगी। संसद द्वारा इस घोषणा को उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पास होना आवश्यक है। आपातकाल में संघ को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और संसद राज्य सूची या किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। दोस्तों, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार प्रभावित किया गया है। सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय पर, 1971 में पाकिस्तान द्वारा किया गया आक्रमण और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इसको प्रभावित किया गया। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। वास्तव में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब उस राज्य की संवैधानिकता विफल हो जाए, राज्यपाल की सिफारिश पर अथवा स्वतः ही राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र या शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस राज्य का शासन सीधे तौर पर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है और राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधित्व गवर्नर अर्थात राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का शासन चलाते हैं। और जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो घोषणा के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको पारित होना आवश्यक है और यदि सहमति नहीं मिली तो यह घोषणा समाप्त मान ली जाएगी और यदि सहमति मिल जाती है तो उस राज्य में 6 माह के लिए अनुच्छेद 356 प्रभावी हो जाएगा और 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक इसको लगाया जा सकता है। और यदि 3 साल से अधिक इसको बढ़ाया जाना है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा मानना है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर ही होना चाहिए। इसे लगाने से पूर्व ऐसे राज्यों को चेतावनी दी जानी चाहिए। दोस्तों, राज्यों की विधानसभाओं को भंग नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के विषय में उल्लेख किया गया है। इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा उस समय की जाती है जब उसे यह समाधान हो जाए कि भारत के किसी भाग में या पूरे भारत में आर्थिक संकट या साख कमजोर हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति के समाधान से तात्पर्य है केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से है। अतः राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकता है। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र और राज्यों के किसी भी सेवाओं में लगने वाले किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए रोके जा सकते हैं। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा 2 माह के अंदर स्वीकृति मिल जानी चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत संसद की स्वीकृति मिलने के बाद अनिश्चित समय के लिए वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा एक भी अवसर नहीं आया है जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसी भी संकट से कम नहीं है।
तो दोस्तों आज हमने बात की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आके आप वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।